हेलो एवरीवन, मैं अरविंद इफेक्टिव एजुकेशन हब में आपका स्वागत करता हूं। लास्ट जो हमारी क्लास थी उसमें मैंने सिलेबस समझाया था आपको कि एक जनरल साइंस का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो क्या हो सकता है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, चाहे वो स्टेट लेवल की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो या यूपीएससी, एसएससी, रेलवे लेवल की एग्जाम्स हो। सेल टॉपिक हमने स्टार्ट किया था कोशिका के बारे में। आज आगे हम कोशिका को बढ़ाते हैं, आगे पढ़ते हैं कोशिका के बारे में। अगर हम कोशिका की बात करें सेल की, तो इसका कुछ बेसिक मैंने बातें बता दी थी, डेफिनेशन वगैरह, बेसिक स्ट्रक्चर इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। अब हम बात करें सेल की, तो मैंने परिभाषा में, डेफिनेशन में आपको क्या बताया था, तो परिभाषा मैंने आपको बता दी थी कि जो कोशिका है वो शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। जिस प्रकार से एक एटम होता है, केमिकल में अगर हम देखें केमिस्ट्री के अंदर, तो जो एटम होता है, एटम से मिलकर मॉलिक्यूल्स बनते हैं, मॉलिक्यूल से मिलकर आपके, जैसे ये एटम हो गया आपका परमाणु, परमाणु से मिलकर बनेंगे अणु, अणु से मिलकर बनेंगे आपके यौगिक, और यौगिक से मिलकर बनते हैं पदार्थ। तो ये जो पदार्थ है, जो मैटर है, इसकी सबसे छोटी यूनिट क्या हो गई है, परमाणु। वैसे ही अगर मानव शरीर की बात की जाए, तो मानव शरीर जो है सबसे छोटी इसकी जो यूनिट होती है वो होती है कोशिका, सेल। कोशिका से मिलकर बने होते हैं उत्तक, टिश्यू इनको बोलते हैं। उत्तकों से मिलकर बने होते हैं अंग, अंग से मिलकर बना होता है अंग तंत्र, ऑर्गन सिस्टम या ऑर्गेनिज्म, ये ऑर्गन और ये ऑर्गन सिस्टम, और इससे मिलकर बनी होती है बॉडी। तो ये स्ट्रक्चर होता है किसका, छोटी यूनिट से लेकर बड़ी यूनिट तक का। तो ये तो बेसिक स्ट्रक्चर और डेफिनेशन हो गया। अगर हम बात करें कि जो कोशिका है वो छोटी इकाई है शरीर की, और इन छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई से मिलकर शरीर का निर्माण होता है, जो जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है आपकी कोशिका। मैंने आपको बताया था कि जो कोशिका को डिस्कवर्ड किया, सेल को डिस्कवर्ड किया या कोशिका की जो खोज की वो किसने करी, तो रॉबर्ट हुक मैंने बताया था किसने करी थी, रॉबर्ट हुक ने। लास्ट क्लास में मैंने इसको डिस्कस कर लिया था, वापस से बता देता हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये तो खैर बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया, कोशिका खोज किसने करी, बट कभी कभी ग्रुप डी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाता है कि कोशिका खोज किसने करी, रॉबर्ट हुक ने। कब करी, 1665 के अंदर कोशिका खोज की। अभी जो रॉबर्ट हुक है इसने मृत कोशिका के अंदर खोज की थी, मतलब मृत जीव के अंदर जो कार्क कोशिका थी, कार्क कोशिका, जो मृत कोशिका थी, डेड सेल्स, या डेड सेल्स जो सेल है वो डेड ऑर्गेनिज्म में, मृत को जीव में खोजा गया था। इसलिए इसको हम, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता था, एक तरह से एक माइक्रोस्कोप वगैरह नहीं थे, तो एक साधारण माइक्रोस्कोप से, साधारण सूक्ष्म जीव से इसको देखा था। किसने, रॉबर्ट हुक ने। साधारण सूक्ष्म जीव से, साधारण तो सूक्ष्म जीव को देखा, सूक्ष्मदर्शी, साधारण सूक्ष्मदर्शी से किसको देखा, इस कार्क कोशिका के अंदर कोशिका को देखा, किसने, रॉबर्ट हुक ने। इसके बाद जीवित कोशिका की जो खोज की थी 1674 में, जीवित कोशिका की जो खोज की थी, मतलब एक जीवित लिविंग बीइंग में अगर जो खोज की थी जीवित कोशिका की, जीवित जीव के अंदर जो कोशिका की खोज की थी, वो जो कोशिका, जीवित कोशिका की खोज की थी, वो कोशिका जो बैक्टीरिया के अंदर खोजी गई थी, या बैक्टीरिया की खोज की इन्होंने, तो उसका जो नाम था वो था एंटोनी वॉन लुवेनहोक। लुवेनहोक नाम है, लुवेनहोक। साइंटिस्ट का क्या नाम था, एंटोनी वॉन लुवेनहोक। क्या नाम था, एंटोनी वॉन लुवेनहोक। तो रॉबर्ट हुक और लुवेनहोक में यही डिफरेंस है कि जो रॉबर्ट हुक था उसने 1665 में मृत जीव कार्क कोशिका के अंदर कोशिका की खोज की थी, जो साधारण सूक्ष्मदर्शी से उसने देखा था। और जो जीवित कोशिका है उसके बारे में बताया लुवेनहोक ने, एंटोनी वॉन लुवेनहोक इसका पूरा नाम है। इसने बैक्टीरिया की भी खोज की थी, बैक्टीरिया के बारे में बताया था, और इसको इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा गया था। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा गया। एंटोनी वॉन लुवेनहोक ने सूक्ष्मदर्शी द्वारा इसको देखा, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा जीवित कोशिका के बारे में। तो ये कुछ दो फैक्ट है, ये फैक्ट आपको याद रखना है। दोनों साइंटिस्ट के नाम, रॉबर्ट हुक का नाम और एंटोनी वॉन लुवेनहोक का नाम है, आपको याद रखना है।
आइए हम आगे चलते हैं। सॉरी, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका फटाफट से। आइए हम आगे चलते हैं। तो आगे अगर हम चलेंगे तो आपको कंपटीशन में जनरल साइंस में सिर्फ फैक्ट याद रखने हैं, बाकी आपको कुछ नहीं समझना, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। आप अगर क्लास रेगुलर लोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे बढ़े अगर हम सेल के अंदर, तो एक तो होता है एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव, कोशिकीय जीव, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, एक कोशिकीय जीव होता है, और एक होता है आपका बहुकोशिकीय जीव, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, बहुकोशिकीय जीव। तो इस बहुकोशिकीय जीव को हम बोलते हैं मल्टी सेल्यूलर, मल्टी सेल्यूलर बोला जाता है, और इस एक कोशिकीय जीव को बोला जाता है यूनिसेल्यूलर। तो ये यूनिसेल्यूलर हो गया, ये मल्टी सेल्यूलर हो गया, ये एक कोशिकीय जीव हो गया, ये बहुकोशिकीय जीव हो गया। अब भाई इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो वह जीव जिनका शरीर सिर्फ एक कोशिका से मिलकर बना होता है, किससे मिलकर बना होता है? वह जीव जिनका शरीर सिर्फ सिंगल सेल से मिलकर बना होता है, एक कोशिका से मिलकर बना होता है, उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं। और वह जीव जिनका शरीर मल्टी या बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उसे हम क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। तो वे जीव जिनका शरीर एक सेल का, सिंगल सेल का या एक कोशिका का बना होता है, उसे एक कोशिकीय यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और मल्टी सेल्यूलर या बहुकोशिकीय जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उन्हें मल्टी सेल्यूलर या बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। यह आपको डिफरेंस याद रखना है। और भी डिफरेंस अगर हम देखें तो इसका जो एग्जाम्पल होगा, किसका एग्जाम्पल? एक कोशिकीय जीव का, तो जैसे अमीबा हो गया, अमीबा हो गया, या हो गया आपका क्लेमाइडोमोनास, जो एक शैवाल होता है, क्लेमाइडोमोनास ये एक शैवाल होता है। और अमीबा को आप जानते ही हो, इसको अमर कहा जाता है क्योंकि इसकी सेल क्या करती है? डिविजन्स करती हैं, इसकी सेल डिवीजन करती हैं। तो अब जब किसी भी जीव की सेल डिवीजन कर रही है तो वो मर रही नहीं है, वो नई सेल उत्पन्न कर रही है। क्या होता है? एक लिमिट तक सेल डिवीजन करती है, फिर डिवीजन करना बंद कर देती है। बट अमीबा में सिंगल सेल्यूलर होता है और इसकी सेल डिवीजन करती रहती है, इसलिए इसको अमर जीव कहा जाता है। अमीबा को क्या कहा जाता है? अमर कहा जाता है। क्लेमाइडोमोनास, इनमें ये ऐसे जीव है जिनमें एक कोशिकीय होते हैं और एक कोशिका इसमें अंदर पाई जाती है। बहुकोशिकीय जीव की बात करें तो इसके अंदर एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो जनरली सभी ऑर्गेनिज्म होते हैं, एनिमल्स के अंदर जो होती है एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती है। जैसे मनुष्य के अंदर और भी जीव होते हैं, उनके अंदर एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर शरीर का निर्माण होता है, उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। अगर और भी डिफरेंस देखा जाए इनके अंदर, अगर और भी डिफरेंस देखें हम इनके अंदर एक कोशिकीय बहुकोशिकीय को, तो जिनका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है उन्हें हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक। इनको बोला जाता है प्रोकैरियोटिक, और इनको बोला जाता है यूकैरियोटिक। क्या बोला जाता है? यूकैरियोटिक। तो इनको तो बोला जाता है प्रोकैरियोटिक और इनको बोला जाता है यूकैरियोटिक। इसको तो क्या बोला जाता है? प्रोकैरियोटिक, इसको बोला जाता है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक इसका मतलब होता है सच्चा। अभी मैं बताऊंगा इस सच्चा वर्ड का मतलब क्या है। जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है या यूकैरियोटिक जीव होते हैं, इनमें क्या होता है? इन जो कोशिकाएं होती हैं, इन कोशिकाओं के अंदर जो केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, केंद्रक, ये जो केंद्रक है वो प्रेजेंट होता है, पाया जाता है। इन कोशिकाओं के अंदर क्या पाया जाता है? केंद्रक। जबकि इन कोशिकाओं के अंदर केंद्रक या न्यूक्लियस केंद्रक को इंग्लिश में न्यूक्लियस बोलते हैं, ये क्या होता है? एब्सेंट रहता है, पाया ही नहीं जाता। प्रोकैरियोटिक के अंदर जो केंद्रक होता है ये नहीं पाया जाता, यूकैरियोटिक के अंदर केंद्रक पाया जाता है। और जो केंद्रक होता है ये सच्चा होता है, मतलब कि सुविकसित केंद्रक पाया जाता है। सुविकसित केंद्रक पाया जाता है किसके अंदर? यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है? सुविकसित केंद्रक पाया जाता है। सुविकसित केंद्रक पाया जाता है किसके अंदर? यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर। और जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं इनके अंदर न्यूक्लियस जो होता है वो नहीं पाया जाता, क्योंकि एक आप ही सोचो, जो एक कोशिकीय जीव है उसमें केंद्रक विकसित हो ही नहीं सकता। केंद्रक कोशिका का महत्वपूर्ण कोशिकांग है। कोशिकांग क्या होते हैं? मान लीजिए ये आपकी एक सेल है, इस सेल के अंदर जो भी इसके अंदर जो पाए जाते हैं वो सब क्या होंगे? कोशिकांग होंगे।
वो सब क्या होंगे, कोशिकांग। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि कोशिका दो प्रकार की हो सकती है, एक जो प्लांट्स में पाई जाती है उसको प्लांट सेल्स या पादप कोशिका कहते हैं, एक जो एनिमल्स में पाई जाती है उसे एनिमल सेल या जंतु कोशिका कहते हैं। और दोनों में डिफरेंस होता है, ये प्लांट सेल है तो इसमें, और एनिमल सेल, इन दोनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है। और डिफरेंस सिर्फ कोशिकांग का ही होता है। क्या होता है, कोशिकांग का, कि कुछ कोशिकांग तो जंतु कोशिकांग पाए जाते हैं और कुछ कोशिकांग पादप कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। तो अगर यहां पे हम बात करें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की बात करें तो प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती है उनमें केंद्रक नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक में केंद्रक सुविकसित पाया जाता है। ये मेजर डिफरेंस होता है। अब भाई केंद्रक की बात आ रही है तो केंद्रक क्या है, कोशिकांग है। क्या है, कोशिकांग है। तो अगर जो ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं इनमें कोशिकांग भी नहीं होंगे, जब केंद्रक नहीं है, जब सुविकसित केंद्रक नहीं है, सेल सिंगुलर है तो उसके अंदर कोशिकांग भी नहीं होंगे। जबकि जो यूकैरियोटिक है इसके अंदर क्या होंगे, कोशिकांग भी होंगे। कोशिकांग जो कोशिका के अंग होते हैं, भाग होते हैं, पार्ट ऑफ सेल्स होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, कोशिकांग। तो आपने क्या समझा, आपने ये समझा कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उसमें कोशिकांग होते हैं और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उसमें कोशिकांग नहीं होते हैं, क्योंकि उसमें सुविकसित केंद्रक नहीं पाया जाता। तो ये फैक्ट आपने समझे, फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जनरल साइंस में समझना। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम आगे अगर बात करें सेल के बारे में तो हम देखेंगे, हमने देखा कि जो प्लांट सेल्स है या जो एनिमल सेल्स है उसमें हम डिफरेंस की बात करें तो उसमें अगर हम डिफरेंस की बात करेंगे तो मान लीजिए ये आपकी पादप कोशिका हो गई है, ये आपकी पादप कोशिका, और ये आपकी हो गई है जंतु कोशिका। क्या हो गई है, जंतु कोशिका। ये एक पादप कोशिका और एक जंतु कोशिका, इसको बोलेंगे एनिमल सेल। क्या बोलेंगे, एनिमल सेल्स बोलेंगे इसको, और इसको हम क्या बोलेंगे, प्लांट सेल्स। क्या बोलेंगे, प्लांट सेल्स बोलेंगे। ये एनिमल सेल हो गई और ये आपकी प्लांट सेल हो गई। प्लांट सेल्स की अगर बात की जाए तो इसके अंदर सेल वॉल होती है। क्या होती है, सेल वॉल, या इसको हम बोलते हैं कोशिका भित्ति। क्या होती है, कोशिका भित्ति। जंतु कोशिका की बात की जाए तो इसमें सेल मेम्ब्रेन या कोशिका काय, कोशिका काय ये होती है। ये जो कोशिका काय होती है ये कोशिका और केंद्रक के मध्य की संरचना होती है। मान लीजिए ये आपकी कोशिका है, ये आपका केंद्रक है, तो ये जो बीच वाला पार्ट है इसको हम क्या कहेंगे, सेल मेम्ब्रेन। जो सबसे आउटर पार्ट होता है किसका, सेल का। तो सेल मेम्ब्रेन कोशिका काय जंतु कोशिका में होती है, जबकि जो सेल वॉल है कोशिका भित्ति किसमें होती है, ये पादप कोशिका में, प्लांट सेल्स में होती है। यह आपको ध्यान रखना है। तो सेल वॉल या कोशिका भित्ति की बात करें तो ये कोशिका की रक्षा करती है, मतलब कोशिका का आउटर सेल होती है। प्लांट सेल्स की सबसे आउटर जो पार्ट होती है सेल की, वो सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होती है। सेलुलोज, पैक्टिन इनकी बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेलुलोज, सेलुलोज की बनी होती है। और ये जो है कौन सी, सेल मेम्ब्रेन, ये आपकी प्रोटीन, फास्फोलिपिड और अन्य इन सब की बनी होती है सेल मेम्ब्रेन या कोशिका काय। या इसको कोशिका काय, हम इसको कोशिका कला भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, कोशिका कला। कोशिका कला कहा जाता है जो प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड, वसा इन सब की बनी होती है ये। और कोशिका भित्ति ये सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। तो एक तो मेजर डिफरेंस हो गया कि जो आपका जो जंतु कोशिका है उसके अंदर तो क्या पाया जाएगा, उसके अंदर तो सेल मेम्ब्रेन, और जो पादप कोशिका है उसके अंदर कोशिका भित्ति पाई जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट डिफरेंस अगर मैं बताऊं मेजर डिफरेंस क्या हो सकता है नेक्स्ट, तो अगला जो डिफरेंस है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में, वो मैं आपको बताता हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। और वो डिफरेंस होगा कि पादप कोशिका के अंदर लवक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लवक। ये इसको प्लास्टिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लास्टिड। क्या बोलते हैं, प्लास्टिड बोला जाता है, प्लास्टिड। और इसमें नहीं होता, इसमें एब्सेंट रहता है। जो लवक है, लवक होता है वर्णक। क्या होता है, वर्णक होता है। वर्णक का मतलब होता है रंगने वाला, रंगने वाला, जो रंजक का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, रंजक का। एक पिगमेंट होता है एक तरह से। जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों में पत्तियों में हरा रंग होता है, वो क्लोरोफिल के कारण होता है, क्लोरोप्लास्ट के कारण। किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है। तो ये जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल, जेंथोफिल, कैरोटीनोइड्स, ये सारे वर्णक होते हैं जो किसमें पाए जाते हैं, लवक में। लवक क्या होता है, मान लीजिए ये आपकी पत्ती है,
और ये पार्ट ऑफ प्लांट है, ये भाग है प्लांट का, पत्ती लीफ जो है आपकी। अब ये जो लीफ है ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में या प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की प्रेजेंट में, जब ये अपना भोजन बनाएंगे, अपना फूड बनाएंगे, किसकी उपस्थिति में? प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में, तो ये उसको एब्जॉर्ब करेगी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होगा? ये फूड बनाएंगी, पत्तियां प्लांट से होते हैं, भोजन बनाएंगे। तो ये बहुत सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि जो संश्लेषण का जो कार्य करता है वो होता है इसमें क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल जो पार्ट है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो किसका संश्लेषण करता है? वो संश्लेषण करता है, प्रकाश का संश्लेषण करता है, और उसकी उपस्थिति में क्या बनाते हैं? भोजन बनाते हैं। तो ये जो लवक है तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है वर्णी लवक, एक होता है वर्णी लवक, एक होता है अवर्णी लवक, और एक होता है हरित लवक। क्या होता है? हरित लवक होता है। क्या होता है? हरित लवक। ये वर्णी लवक, ये अवर्णी लवक, ये हरित लवक, ये तीनों क्या हो गए इसमें? ये अलग अलग हो गए। वर्णी लवक जिसके अंदर वर्णक पाया जाता है, अवर्णी लवक जिसके अंदर कोई वर्णक नहीं पाया जाता, और हरित लवक जिसके अंदर हरा वर्णक पाया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? हरित लवक कहेंगे। तो ये इसमें लवक जो है इसलिए प्लांट सेल्स में पाया जाता है क्योंकि ये रंजक होता है, वर्णक होता है, प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में फूड बनाने का काम करता है। जंतु कोशिका में ये एब्सेंट रहता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। तो ये मेजर डिफरेंस होता है किसका? पादप कोशिका और जंतु कोशिका में। और भी कोशिकांश की अगर हम बात करें तो यहां पर हम देखेंगे कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया तो प्लांट सेल्स एनिमल सेल्स दोनों में रहती है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं क्योंकि ये पावर हाउस होता है, शक्ति का, ये एक तरह से एनर्जी का एब्जॉर्वेशन होता है, इसलिए इसको वो कहते हैं। लाइसोसोम, लाइसोसोम आत्मघाती थैली होती है, सुसाइड बैग भी इसे कहा जाता है। तो इन क्वेश्चंस को आपको याद रखना है, इन फैक्ट्स को आपको याद रखना है कोशिकांग के। जैसे तारककाय है, तो जैसे तारककाय है, ये तारककाय, ये सेंट्रोइड, ये जंतु कोशिका में पाया जाएगा, पादप कोशिका में नहीं पाया जाएगा। तो ये क्या है? डिफरेंस है। ये डिफरेंस है किसके अंदर? पादप कोशिका और जंतु कोशिका के अंदर। और भी काफी सारे आपके कोशिकांग होते हैं। कोशिकांग, कोशिका के भाग, काफी सारे कोशिकांग होते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम, राइबोसोम हो गया। अब राइबोसोम जो है वो अंतर प्रद्रव्य जालिका जो होती है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, जिसके ऊपर पाए जाते हैं वो खुरदरी, जो राइबोसोम जिस अंतःप्रद्रव्य जालिका के ऊपर पाए जाते हैं वो खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है, और जिसके ऊपर नहीं पाए जाते वो चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है। तो राइबोसोम, लाइसोसोम, तारककाय, गोल्जी का है, गोल्जी बॉडी, कैमिलो गोल्जी ने गोल्जिका की खोज की थी। तो ये बहुत सारे फैक्ट है, करीब 10-20 फैक्ट है कोशिकाओं से रिलेटेड, और क्वेश्चंस भी है इंपॉर्टेंट। राइबोसोम की बात की जाए, राइबोसोम मैंने लास्ट क्लास में बताया था 80S और 70S प्रकार का क्या होता है? आपका राइबोसोम होता है। लाइसोसोम की बात की जाए तो इसको सुसाइड बैग या आत्मघाती थैली कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आत्मघाती थैली कहा जाता है किसको? लाइसोसोम को। तो ये कोशिकांग के काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। जितने भी कोशिकांग हैं सभी 15-20 जो कोशिकांग हैं उनको इंपॉर्टेंट, उनके मैं क्वेश्चंस को नेक्स्ट क्लास में उनको मैं डिस्कस करूंगा। अब आज की क्लास में आपने जाना कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको याद रखने हैं। अगर कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।